नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 39 को, जो कि है आपका ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिश शासन में जितनी भी नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की, वो भारत में उन्होंने लागू किया और उन्होंने क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा किसान और जो उनके अंदर जो नौकरी करते थे भारतीय लोग, उनका कैसे शोषण हुआ। अब शोषण होगा तो क्या कहते हैं, उसके प्रति विद्रोह होगा। तो इसलिए विद्रोह जो है कई प्रकार के थे। उनमें धार्मिक विद्रोह भी था, किसान विद्रोह भी था और सैनिक विद्रोह भी था। तो किसान विद्रोह तो इसलिए था क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जो सिस्टम चला था, उसके कारण किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। इस कारण से क्या कहते हैं, किसानों ने विद्रोह किया। और क्या कहते हैं, धार्मिक विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी जो प्रथाएं थी, सती प्रथा और जो है उनको बंद करवाया गया, और इस कारण से वो जो धार्मिक लोग थे वो नाराज़ हो गए। और सैनिक विद्रोह इसलिए क्योंकि जो लोग क्या कहते हैं निचले पायदान पे थे, भारत के जो लोग मतलब जो नौकरी करते थे, उनकी पदोन्नति क्या कहते हैं ऊंचे पदों पर नहीं हो सकती थी, न ही उनकी नियुक्ति की जा सकती थी। तो इस कारण से उन्होंने भी विद्रोह किया। और जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने भी किया, क्योंकि जो अंग्रेज़ों की दो नीति थी, सहायक संधि और क्या कहते हैं डलहौजी की अधिग्रहण नीति, इन दोनों के कारण क्या कहते हैं वो भी क्रुद्ध हो गए। तो इन सभी कारणों की वजह से कई सारे विद्रोह हुए, और ये जब सब सारे फैक्टर मिलाकर लास्ट में 1857 का विद्रोह होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने अपने चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, जाकर उनको देखिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, आइए जान लेते हैं प्रमुख विद्रोह। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो देश के जिस प्रदेश में भी ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, वहाँ लोगों ने इसका विरोध किया। ब्रिटिश शासन के आरंभिक दिनों में भारत को खुलेआम लूटा गया और सरकार ने जमींदारों व सरदारों से ज़्यादा राजस्व की मांग की, तो किसानों को अपनी ज़मीन जायदाद से हाथ धोना पड़ा, और इस प्रकार से किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। ठीक है, देश के आदिवासी इलाकों पर ब्रिटिश नियंत्रण और प्रशासन स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों का भी शोषण हुआ। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1765 से 1865 के बीच देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुए, जिनमें से कई विद्रोह किसानों और आदिवासियों ने किए थे। पदच्युत शासकों, जमींदारों और सरदारों के नेतृत्व में भी कई विद्रोह हुए, और कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी बगावतें शुरू कर दी। पहला प्रमुख विद्रोह अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के तुरंत बाद हुआ था। सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में यह शुरू हुआ, और विद्रोह पूर्वी भारत के अनेक इलाकों में फैलता गया। आगे देखेंगे हम लोग अब सन्यासी विद्रोह के बारे में। ये सब जो डेटे हैं इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 के मध्य में चला। ठीक है, अब जानेंगे क्या है ये। तो प्लासी में अंग्रेज़ों के विजय के बाद उपनिवेशवादी शोषण नीति से बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई, और 1760 में उनके विरुद्ध सन्यासी विद्रोह आरंभ हो गया। यह विद्रोह एक सामाजिक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था, सन्यासियों के द्वारा आरंभ होने के कारण इस संघर्ष को सन्यासी विद्रोह भी कहा जाता है। ये शंकराचार्य के अनुयायी व गिरि संप्रदाय के थे, और इनके आक्रमण की पद्धति गुरिल्ला युद्ध तकनीक थी, जो शिवाजी भी करते थे। आइए आगे देखेंगे। तो इस विद्रोह का जो नाम था वह सन्यासी विद्रोह बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। ठीक है, विद्रोही ईस्ट इंडिया कंपनी के माल गोदामों को लूटते थे, और बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक इस सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा था। याद रखिएगा। आदिवासियों के भी कई विद्रोह हुए। इनमें से कुछ शक्तिशाली विद्रोह थे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों का विद्रोह, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोलों का विद्रोह, और बंगाल एवं उड़ीसा में गोंडों। आगे देखते हैं गोंडों और खोंडों का विद्रोह। महाराष्ट्र में कोलियों का विद्रोह, राजस्थान में मेड़ों का विद्रोह, तथा बंगाल एवं बिहार में संथालों का विद्रोह। आगे देखेंगे कूका आंदोलन के बारे में। ठीक है, 1840 से 1872 के मध्य में चला। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, और सेन साहब के अनुयायी बाल सिंह ने अपने अनुयायी को एक दल गठित किया था, तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हजारा में अपना मुख्यालय बनाया था।
ठीक है। आगे देखेंगे कूका आंदोलन के सामाजिक सुधारों में जाति और अंतर्जातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना था। ठीक है, क्या करना था? कूका आंदोलन के सामाजिक सुधारों में जाति और अंतर्जातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, मांस और नशीली वस्तुओं का परित्याग शामिल था। 1860 में बाल सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह ने जोर पकड़ा। आगे पढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि कूकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह के अधीन 1869 में फिरोजपुर में हुआ था और यह एक राजनीतिक विद्रोह था एवं अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकना इसका मूल लक्ष्य था। इसमें मद्य निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। आगे देखेंगे भील विद्रोह के बारे में। ठीक है, अगला है हमारा भील विद्रोह। तो भीलों ने महाराष्ट्र एवं राजस्थान में विद्रोह किया और 1822 में हिरिया ने भीलों का नेतृत्व किया था। ठीक है, हिरिया एक व्यक्ति का नाम है, तो हिरिया ने भीलों का विद्रोह किया था और 1825 में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया। ठीक है, पहले एक बार 1822 में, फिर 1825 में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया और 1857 में भागोजी और काजल सिंह नामक भील नेताओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया। इस आदिवासी समाज ने साहूकारी व्यवस्था के शोषण एवं अन्य हो रहे बदलावों से प्रेरित होकर 1821 में उपद्रव करना शुरू किया। भीलों का नेतृत्व दौलत सिंह कर रहा था और 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में भील विद्रोह का नेतृत्व श्री गोविंद ने किया था। इसने आदिवासियों के सेवार्थ 1883 ईस्वी में सम सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से भीलों को संगठित किया गया और मोतीलाल तेजावर को भील आदिवासियों में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। अब देखेंगे एक अन्य प्रसिद्ध विद्रोह जो कि है आपका संथाल विद्रोह। ठीक है, 1855 से 56 तक चला। आदिवासियों के विद्रोहों में संथालों का विद्रोह सबसे ज़बरदस्त माना जाता था और दामन एकोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदारों एवं साहूकारों की वसूलियों का विरोध किया। विद्रोही आदिवासियों के 2 प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। विद्रोहियों ने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला बोला तथा उनके मकान जला डाले। 1855 में सिद्धू मार डाला गया और कान्हू फरवरी 1856 में मार डाला गया। आगे देखेंगे अपने अगले पॉइंट। आप देखेंगे कुछ प्रमुख जनजाति विद्रोह के नज़र में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है चुआर जनजाति और इससे प्रभावित क्षेत्र थे नानभूम और बीरभम जो आपके पश्चिम बंगाल में है। 1768 से 1832 और राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे भील विद्रोह जो कि प्रभावित क्षेत्र खानदेश जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, भील खानदेश में जो कि आपका महाराष्ट्र में है। 1818 से 48 तक चला। सेवरम त्र्यंबक इसकी क्या कहते हैं नेतृत्व करता थे। हो विद्रोह, ठीक है, जो सिंहभूम व छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र थे। 1820, 22 और 32 में इसका क्या कहते हैं होता है और राजा पराहात इसके नेतृत्व करता है। फिर है कोली विद्रोह जो सहाद्री पहाड़ी गुजरात व महाराष्ट्र में है। ठीक है, 1824 और 1828 में हुआ था। भावसरे चिमनाजी इसके नेतृत्व करता थे। 5वां आपका है खासी विद्रोह जो खासी पहाड़ी असम और मेघालय में है। 1829 से 32 के बीच में यह हुआ था। राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व मीर मानिक थे। आगे है सिंघपो जो कि असम में है। 1830 से 39 रनुआ गोस्ताई इनके नेतृत्व करता थे, तो ये सिंघपो विद्रोह हुआ था। फिर है आपका कोल विद्रोह जो आपका छोटा नागपुर में हुआ था 1831 से 32 के बीच में और बुद्धो भगत व गंगा नारायण के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। अगला विद्रोह हम लोग देखेंगे जो कि है आपका कोया विद्रोह जिससे प्रभावित क्षेत्र जो है रंपा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में 14 वर्ष। ठीक है, तो 1840 से 45 के बीच में, फिर 1869 से 80 के बीच 1879 से 80 के बीच में, फिर 1922 से 24 के बीच में। तो ये 3 कालखंडों में हुआ है ये क्या कहते हैं विद्रोह और इसके जो है अलूरी सीताराम राजू इसके क्या कहते हैं नेतृत्व करता थे। ठीक है, आगे अपना अगला जो है खोंड विद्रोह है जो खोंडमल उड़ीसा में इसका प्रभावित क्षेत्र है। 1846 से 48 के बीच में और 1855 में विद्रोह हुआ था। चक्र बिसाई इसके नेतृत्व करता थे। अगला विद्रोह है संथाल विद्रोह, राजमहल पहाड़ी जो है बिहार में हुआ था। 1855
गलत लिखा है थोड़ा, 1855 से 56 के बीच में सिंह व कान्हा इसके नेतृत्व करता थे। अगला है नायकदा पंचमहल गुजरात में हुआ था, ठीक है, 1858 से 59। रूप सिंह व जोरिया भगत इसके नेतृत्व करता थे। 12वां आपका होगा मुंडा विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है, 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। अगला है आपका भील विद्रोह, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हुआ था 1914 और 15 में। जनना भगत इसके नेतृत्व करता थे। और फिर थावड़े कुकी, जो कि मणिपुर में हुआ था 1917 से 1919 में। जोधी नौंग और रानी गोदी न्यूट इसकी अगर नेतृत्व करता थे। फिर आपका होगा चेंचू, जो आपका नल्लमल्ल पहाड़ी आंध्र प्रदेश में हुआ था 1921-22 के दौरान, और हनुमंथु इसके नेतृत्व करता थे। दोस्तों ये कुछ प्रमुख जनजाति विद्रोह थे जिसको हमने देखा। आगे हम देखेंगे कोल विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर, अब देखेंगे कोल विद्रोह को, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओरांव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती थीं और इन्हें मैदानी लोग कोल कहते थे, ठीक है। इस विद्रोह का कारण यह था कि 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिससे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया और इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में इसका नेतृत्व किया और यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा और बाद में इसका दमन कर दिया गया। अगला जो विद्रोह है हमारा वो है खासी विद्रोह, जो 1828 से 1833 तक चला, ठीक है। तो बंगाल के पूरब में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी निवास करते थे, ठीक है। यहाँ खासियों के अलग अलग शक्ति संपन्न राज्य थे। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की भी योजना बनाई गई। 1827 में खासी मुखियाओं से अंग्रेजों ने वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला और ब्रिटिश सरकार ने छत्तर सिंह को इस प्रदेश का जमींदार नियुक्त कर रखा था। इसने सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी और खासी मुखिया तीरथ सिंह ने, आगे देखेंगे, तीरथ सिंह ने इसका क्या कहते हैं विरोध किया तथा अन्य मुखियाओं की सहायता से इसने विद्रोह कर दिया। तीरथ सिंह के अतिरिक्त बारमानिक और मुकुंद सिंह ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखेंगे खोंड एवं सवार विद्रोह के बारे में। तो उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश खोंड माल क्षेत्र के आदिवासी खोंड कहे जाते थे तथा पारलिया खेमली के आदिवासी सवार कहे जाते थे और इनके क्षेत्रों में बाहर से आकर लोग निरंतर बस रहे थे, जिससे इनमें असंतोष व्याप्त था। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोंड में प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक लगाना था, जो मोरायों को समर्पित था, ठीक है। और ये लोग मोरिया के जरिए भगवान को खुश करते थे ताकि हल्दी व अन्य फसलें अच्छी हो सकें और यह एक प्रकार से पृथ्वी पूजा का ढंग था, ठीक है। 1846 में खोंड ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। आगे देखेंगे बहावी आंदोलन के बारे में, जो कि 1821 में हुआ था। तो 1821 में सैयद अहमद हज करने मक्का गए, ठीक है, रुकिए सही से कर दूँ। 1821 में सैयद अहमद हज करने गए, मक्का गए और वहीं पर उनकी मुलाकात अब्दुल वहाब से हुई, जिनके विचारों से बहुत वह प्रभावित हुई थे। सैयद अहमद ने एकेश्वरवाद व जिहाद मतलब धर्म युद्ध पर बल दिया, उन्होंने हिजरत, दुश्मनों को देश से बाहर करने के महत्व पर भी बल दिया था। आगे देखिए, आगे लिखा है कि वहाबियों ने भी प्रभावशाली विद्रोह किया और ये वहाबी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय के अनुयायी थे। वहाबियों ने अंग्रेजों के शासन को उखाड़कर फेंकने व धर्मयुद्ध में शामिल होने के लिए जनता का आह्वान किया और वहाबियों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां 1823 से लेकर 1857 के विद्रोह तक जारी रही और इन विद्रोहों को कुचलने में अंग्रेजों को लंबा समय लगा, परंतु ये भारत में अंग्रेजों के शासन के लिए कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ। अगला देखेंगे हम लोग एक अन्य प्रसिद्ध विद्रोह, जो कि है आपका मुंडा विद्रोह, ठीक है। इसको उलगनी विद्रोह भी कहते हैं। तो आदिवासी विद्रोह में सबसे अधिक प्रसिद्ध बिरसा मुंडा का उलगुलान या कह सकते हैं महाविद्रोह था। बिरसा मुंडा एक बटाईदार का पुत्र था और उसे मिशनरियों से थोड़ी बहुत शिक्षा मिली थी। वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गया था, किंतु पुनः उसने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया था। मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था और एक मान्यता के अनुसार 1895 में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा
करने लगा। उसका कहना था कि उसके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। आगे देखेंगे कि सन 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा के अनुयायियों ने रांची और सिंहभूम के कुछ क्षेत्रों में अपनी आक्रामक गतिविधियां प्रारंभ कर दी और इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया। 1900 में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 में सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुए। कुछ दिन बाद बिरसा पकड़ा गया तथा उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद यह विद्रोह शांत हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे पॉइंट, कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह किए और इनमें सबसे प्रमुख था 1806 का बैरकपुर विद्रोह और इस विद्रोह में 350 सिपाही और 177 अंग्रेजी सैनिक मारे गए। आगे एक और पॉइंट देखेंगे कि बैरकपुर में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने भी क्या कहते हैं विद्रोह किया और उसमें अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए थे। ठीक है, छक्के छूटना मतलब काफ़ी परेशान कर दिए गए थे। एक और पॉइंट देख लेते हैं, तो एक पॉइंट और है कि इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया तथा सैकड़ों सिपाहियों को मौत की सज़ा सुना दी गई। अब देखिए, अब एक प्रमुख विद्रोह है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको अलग से देना चाहिए था लेकिन अब इसमें इसी में दे दिया गया है तो कोई बात नहीं। वो है आपका 1857 का विद्रोह। मैंने इतनी बार इसको खींचा है इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1857 का विद्रोह। ठीक है, देखते हैं। तो इस विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई 1857 के दिन मेरठ के सिपाहियों की बगावत से हुआ था। याद रखिएगा डेट, 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों से शुरू हुआ था। अब इसके केंद्र आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 1857 का विद्रोह मैं जूम कर देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ ऊपर पॉइंट दिया हुआ है कि प्रमुख केंद्र और नीचे ब्रैकेट में उनके प्रमुख नेता दिए गए हैं। तो देखिए, जो मेरठ में शुरू हुआ था उसके प्रमुख नेता आपके कदम सिंह थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, ग्वालियर में तात्या टोपे थे, बरेली में बख्त खां थे, कानपुर में नाना साहेब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद में लियाकत अली थे। ठीक है, अब देखिए आरा में कुंवर सिंह थे, असम में दीवान मनीराम दत्त थे, बैरकपुर में मंगल पांडे थे और संबलपुर में सुरेंद्र शाही व उज्जवल सिंह थे। तो जो आपका ये 1857 का विद्रोह था यह ज़्यादातर क्या कहते हैं उत्तर भारत तक ये ज़्यादातर सीमित था। ठीक है, दक्षिण भारत इससे कम प्रभावित क्षेत्र था। चलिए अब अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रुक जाइए, मैं सेट कर दूँ इसको थोड़ा सा। हाँ, आइए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे कि दूसरे दिन ये सिपाही दिल्ली पहुँचे और दिल्ली के सिपाही भी इनमें मिल गए। दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया और 80 साल के बूढ़े मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया। अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे कि सन 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था और अनेक दृष्टियों से भारतीय इतिहास में यह एक अभूतपूर्व विद्रोह था। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों के सैनिक और विभिन्न राज्यों के शासक व सरदार लड़ाई के लिए एकजुट हुए। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। समाज के कई अन्य समुदाय, जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। अगले अब देखेंगे कि 1857 विद्रोह का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, उनके जो नेतृत्वकर्ता थे और कहाँ कहाँ उनके जो केंद्र थे उनके बारे में देखेंगे। तो 1857 का विद्रोह एक परिचय। तो देखिए, पहला आपका दिल्ली दिया गया है, तो इसमें विद्रोही नेता बहादुर शाह द्वितीय प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। उसके बाद जफर बख्त खां जो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, हकीम अहसानुल्लाह प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, तो क्या हुआ, फांसी, मृत्यु और निर्वासन में से तो निर्वासित कर रंगून भेजा गया और 1862 पर यहीं पे क्या कहते हैं इनकी निधन हो जाता है। किसका? बहादुर शाह द्वितीय का। तो ग्वालियर से जो है, झांसी और ग्वालियर से जो है आपके ये रानी लक्ष्मीबाई और एक ग्वालियर से जो है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। तो जून 1858 को युद्ध में जो है वीरगति को प्राप्त हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई और 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को बंदी बनाकर ग्वालियर में मृत्यु दंड दे दिया गया। फिर आपका आगे जो प्रदेश हैं तीसरे में, उसमें आपका जगदीशपुर, दानापुर, आरा, आजमगढ़, ठीक है, क्या कहते हैं आरा बिहार में और पटना। ठीक है, तो ये थे। तो इसमें जो आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह क्या कहते हैं इसके विद्रोही नेता थे और आपका आरा में बंदेल अली और क्या कहते हैं पटना में आपके पीर अली। तो कुंवर सिंह को क्या कहते हैं, कुंवर सिंह ने 26 अप्रैल 1858 को अंग्रेज़ से लड़ते हुए इनका क्या कहते हैं शहीद हो गए थे।
आगे देखें, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो कुंवर सिंह जो है 26 अप्रैल 1858 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए क्या कहते हैं शहीद हो जाते हैं। फिर आपके बंदेल अली जो है 1858 को फांसी दे दी जाती है, और आपके जो पीर अली हैं वो 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। तो याद रखिएगा, ये जितने भी लोग शहीद हुए थे इन्हीं की वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो इनको हमेशा नमन करिएगा। तो आगे देखिए, चौथे में आपके बिठूर कानपुर की बात हो रही है। तो इससे जो यहाँ के विद्रोही नेता थे नाना साहब, अजीजन बेगम जो नर्तकी थी, उसके बाद राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला और खान सिंह और टीका सिंह। ठीक है, तो ये थे इनके विद्रोही नेता। और इनकी क्या हुआ, तो 1859 के आरंभ में नेपाल में जाकर छिपे और वहीं इनका निधन हो गया, और अंग्रेज़ों द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसकी, तो अजीजन बेगम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और नाना साहेब जो है 1859 के आरंभ में नेपाल में जाकर छिपे और वहीं इनका निधन हो गया। आगे देखेंगे, पांचवा है आपका बरेली के रुहेलखंड में। तो खान बहादुर खां इसके क्या कहते हैं विद्रोही नेता थे यहाँ से, और जिनको क्या कहते हैं फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फिर आपका इलाहाबाद के लियाकत अली थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अंतरिम सरकार में ये वित्त मंत्री बने थे। ठीक है, कौन, लियाकत अली। लखनऊ का क्या है कि इनके यहाँ से विद्रोही नेता जो हैं बेगम हजरत महल थी, जो महाकपरी थी। ठीक है, और 1859 में नेपाल चली गई थी, और 1874 में काठमांडू में इनका निधन हो गया था। लखनऊ से एक और विद्रोही नेता थे नवाब वाजिद अली शाह, जो 1856 में जखमंद कोलकाता में, वहीं पर 1887 में इनका निधन हो गया था। अगला है आपका फैलाबाद या शाहजहाँपुर, मौलवी अहमदुल्ला, और अंग्रेज़ों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम रखा, और पवाई के राजा सूचना देकर 1888 में हमले में मारे गए। देखिए, अपने ही राजा जो है अपने ही सैनिकों के लिए कितना बड़ा विश्वासघात का काम कर रहे थे उस समय। कई हैं जैसे आपके पढ़ेंगे भी आगे हम लोग, सिंधिया और जितने भी लोग थे ये गद्दारी का काम कर रहे थे। तो 9वां है आपका फतेहपुर, जिसमें अजीमुल्ला क्या कहते हैं विद्रोही नेता थे, और इनको जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसके बाद जो 10वें हैं सैदपुर मुजफ्फरनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से भगवान सिंह जाट थे, और इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। 11वें में है मुरादाबाद बिजनौर से। ठीक है, अब्दुल अली खान और मोहम्मद खान। फिर आपके 12वें में आपके सुल्तानपुर से। ठीक है, इसमें जो है 4 दिया गया है, सुल्तानपुर, गोरखपुर, मथुरा और मेरठ। तो आपके सुल्तानपुर से जो है शहीद हसन है, गोरखपुर से आपके गजाधर सिंह है, मथुरा से देवी सिंह, और मेरठ से जो है कदम सिंह है। तो दोस्तों बहुत लोगों की क्या कहते हैं जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये गुप्त रूप से रहते थे, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाती। 13वें आपके रेवाड़ी हरियाणा से हैं। ठीक है, और 13वें में आपके 3 प्रदेश दिए गए हैं। एक है रेवाड़ी जो हरियाणा में, कासनगांव हरियाणा, और झज्जर। तो आपके रेवाड़ी से जो है राव तुलाराम, कासनगांव से अलबेल सिंह जियाराम, और झज्जर से आपके नवाब अब्दुल रहमान खान। तो राव तुलाराम जो हैं बीमार होने से काबुल में 8 सितंबर 1862 को इनका निधन हो जाता है। अलबेल सिंह जियाराम 1858 में दोनों को फांसी हुई, और नवाब अब्दुल रहमान खान 1857 में दिल्ली कोतवाली में फांसी हो गई। 14वें में आपके संबलपुर उड़ीसा से। ठीक है, सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, और इनको जो है 1862 को आत्मसमर्पण व देश से निष्कासन दे दिया जाता है। आगे देखेंगे और भी क्या कहते हैं विद्रोह केंद्र। तो 15 में आपके जो कुछ विद्रोह केंद्र दिए गए हैं, सागर, गंडमंडला और रायपुर। तो सागर से जो है शेख रजमान है, गढ़मंडला से आपके शंकर शाह और राजा ठाकुर प्रसाद, और रायपुर से नारायण सिंह है। इनके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। फिर आपके मंदसौर उत्तर प्रदेश से शहजादा हुमायूं, फिरोज शाह क्या कहते हैं में है ये। ठीक है, विद्रोही नेता, और इनको जो है रंगून में निर्वासित, वहीं पर 1862 में इनकी निधन हो जाता है। फिर आपका असम में 17वां आपका असम है, यहाँ से दीवान मनीराम दत्त और केदेश्वर सिंह होते हैं, और कलकत्ता में इनको फांसी दे दी जाती है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग कि मनीराम दत्त और केदेश्वर सिंह को जो है फांसी दे दी जाती है कलकत्ता में, और उसके बाद जो है कुल्लू एक प्रदेश है, विद्रोह केंद्र है ये भी। राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह क्या कहते हैं इसकी यहाँ से विद्रोही नेता हैं, और दोनों को ही जो है फांसी दे दी जाती है।
19 जो कोटा राजस्थान है वहाँ से जयदयाल और हरदयाल है और तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया। देखिए कितनी क्या कहते हैं, बोल नहीं सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाठ बगान में फांसी दे दी गई। अमझेरी मध्य प्रदेश में राजा बरनावर सिंह और 10 फरवरी 1858 को फांसी दे दी जाती है। 22 में आपके 3 प्रदेश हैं, सतारा, गंजाम और अजनाला। तो यहाँ से सतारा से रंगोजी बापूजी गुप्ते, गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेन, अजनाला से वजीर खां। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। 23 में आपके 3 प्रदेश आ गए, फिर गोवा, गोलकोंडा क्षेत्र। ठीक है, तो सॉरी 2 ही प्रदेश हैं, गोवा और गोलकोंडा क्षेत्र। तो गोवा से हैं आपके दी पूजी राणा और गोलकोंडा क्षेत्र से हैं चिंता भूपति। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। 24 में आपके क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिमी इलाके आ जाते हैं, जिसमें आपका सिंध है, जो जहाँ से आपके शहजादा पी मोहम्मद, इनाम बख्श अली फर खां, और पंजाब से जो है गुरु राम सिंह, और महाराष्ट्र से वासुदेव बलवंत फड़के। तो गुरु राम सिंह को जो है रंगून जेल में बंद कर दिया गया और वासुदेव बलवंत फड़के आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। तो ये थे कुछ प्रमुख विद्रोह और उनके विद्रोही नेता। ठीक है, आगे चलेंगे। ये 1857 की हमने पढ़ा पुरच्छा विद्रोह केंद्र और वहाँ से विद्रोही नेता, उनके साथ क्या हुआ। अब देखेंगे ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। तो 1857 जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। अंग्रेज़ों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। अंग्रेज़ों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, परंतु अंग्रेज इन संधियों को मनमर्जी से तोड़ देते थे। डलहौजी ने विलय नीति को कड़ाई से लागू किया तो असंतोष और भी बढ़ गया था। झांसी के अमृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकार नहीं माना तथा 1854 में झांसी पर कब्जा कर लिया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देने से अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया और इसके अतिरिक्त मुग़ल बादशाह को कह दिया था कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों को बादशाह नहीं माना जाएगा। अंग्रेज़ों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू की तो भूस्वामियों के पुराने परिवारों के अधिकार खत्म हो गए और किसी भी राज्य पर कब्जा करने के बाद उसकी पुरानी प्रशासन व्यवस्था खत्म कर दी जाती थी। आइए अगले पॉइंट, चलिए दोस्तों अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है किसानों और दस्तकारों की बर्बादी। ठीक है, कैसे इनको क्या कहते हैं ख़त्म कर दिया गया या इनको बर्बाद कर दिया गया वो पढ़ेंगे। तो अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई और जब इंग्लैंड में तैयार हुआ माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में कूद पड़े क्योंकि अब कुछ जीवन यापन का कोई सहारा तो बचा नहीं था, तो सोचे कूद के कम से कम इनको ही भगा दिया जाए। आगे देखेंगे धर्म और जाति के नष्ट होने का डर था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई सारे कदम ऐसे उठाए थे जिससे उस समय के लोगों की धार्मिक नीति क्या कहते हैं आहत हुई थी। तो अंग्रेज़ों की नीति और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर अड़ा हुआ है और ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस हिंदू व इस्लाम धर्म की और जनता के पुराने रीति रिवाजों को खुलेआम निंदा की। अंग्रेज़ों ने अनेक मामलों में जाति नियमों की उपेक्षा की थी, उदाहरण के लिए फौजों, जेलों और रेल यात्राओं के मामलों में। ठीक है, आगे देखिए नए शिक्षण संस्थाओं को जिनमें से कईयों की स्थापना ईसाई धर्म प्रचारकों ने की थी को संदेह की नज़र से देखा जाता था। अंततः अनेक लोग अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए। आगे देखते हैं तो भारतीय सैनिकों की क्या शिकायतें थी। तो ये सब कारण थे जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे अंग्रेज़ों की फ़ौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे और फौज में ऊंचे ओहदे यूरोपीय अफसरों के लिए सुरक्षित थे। भारतीयों और यूरोपीय सैनिकों के वेतनों में भी बहुत अंतर था और यूरोपीय अफसर भारतीय सिपाहियों को नफरत की निगाह से देखते थे। आगे देखिए लड़ाई में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था और लड़ाई खत्म होने पर और उनके सहयोग से जीते हुए इलाके पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों का भत्ता बंद कर दिया जाता था।
आगे देखिए, भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए समुद्र पार भी भेजा जाता था, परंतु उस समय के हिंदुओं का धार्मिक विश्वास था कि समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, अन्य भारतीयों की तरह भारतीय सैनिकों ने भी विश्वास बैठ गया कि उनका धर्म खतरे में है, और उसी दौरान सैनिकों को एक नए किस्म की राइफल दे दी गई जिसकी कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। यही दोस्तों एक तात्कालिक कारण भी होता है जिससे 10 मई 1857 को विद्रोह जो है शुरू हो जाता है। आगे चलिए, आगे देखेंगे, राइफल में कारतूस भरने से पहले उस पर लगे कागज़ को दांत से काटना पड़ता था, और चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, और यही बात विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी, और सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल की लंबी सज़ा सुनाई गई। 9 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया, और 2 महीने पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने नए कारतूसों का, आगे इधर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और विद्रोह किया तो उसे मार दिया गया था। ठीक है, अब देखेंगे विद्रोह के मुख्य केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो विद्रोही सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। अब देखेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में, और जो प्रमुख नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं विद्रोह के, उनके बारे में भी हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले हैं बहादुर शाह जफर। तो ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था, और 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा तथा दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करा लिया। किंतु शीघ्र ही बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया तथा उन्हें रंगून बर्मा भेज दिया गया। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं हुए वहां भी अशांति फैलाने के कारण अंग्रेज घबरा गए, और असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में विद्रोह शुरू हो गए। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड और इलाहाबाद के आसपास के इलाकों, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में विद्रोह काफ़ी व्यापक और भयंकर था। आगे एक और नेता के बारे में जानेंगे जो कि हैं अब हमारे बाबू कुंवर सिंह। तो बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की रणभेरी बजाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, और कुंवर सिंह यहाँ पर जगदीशपुर के जमींदार थे। अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति द्वारा इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। अगला देखेंगे, दिल्ली में विद्रोह उस सेना का मुख्य सेनापति बख्त खां था। आगे देखिए 1857 के क्या कहते हैं विद्रोह के प्रमुख केंद्र व उनके विद्रोही नेता। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। आइए दोस्तों, अब थोड़ा जान लेंगे कि जो प्रमुख विद्रोही क्या कहते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। ठीक है, अब प्रमुख जो हैं उनको जानेंगे। तो देखिए, दिल्ली जो एक केंद्र था वहाँ से जो विद्रोही नेता थे बहादुर शाह द्वितीय, जफर बख्त खां। तो जफर बख्त खां जो है वो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, और विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857, और इसके दमनकर्ता जो है निकलसन और हडसन थे। याद रखिएगा, विद्रोही नेता और दमनकर्ता याद रखना जरूरी है, और ये भी याद रख लीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट बॉक्स है आपके लिए, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। दूसरा आपका होगा कानपुर। यहाँ से नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, तात्या टोपे, और 5 जून 1857 को विद्रोह की तिथि थी। कालीन कैंपबेल ने इसके दमनकर्ता थे। आगे देखिए, लखनऊ, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर थे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। लखनऊ से जो है रुक जाइए एक मिनट, हाँ, लखनऊ से जो हैं आपके बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर थे, और 4 जून 1857 को विद्रोह की तिथि रखी गई थी, और कालीन कैंपबेल इसके भी दमन करता थे। चौथा आपका हो जाएगा ग्वालियर या झांसी। ठीक है, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, और 4 जून 1857 को जनरल ह्यूरोज ने क्या कहते हैं इसके दमन करता थे। ठीक है, याद रखिएगा, जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह के यहाँ से नेता थे, और यहाँ पे 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, और विलियम टेलर व विसेंट आयर इसके दमन करता थे। फिर आपका आएगा फैजाबाद, जहाँ से मौलवी अहमदुल्ला थे। जून 1857 को विद्रोह होता है, और कर्नल नील इसके दमन करता है।
सातवां आपका इलाहाबाद होगा, जहाँ से लियाकत अली हैं। 6 जून 1857 को विद्रोह हुआ और कर्नल यहाँ पे भी दमन करता थे। फिर आपके एक बरेली से खान बहादुर खां, ठीक है, यहाँ से जो है विद्रोह जो होता है वो जून 1857 को होता है और विंसेंट आयर इसके दमन करता है। फिर आपका 9वां है फतेहपुर, यहाँ से अजीमुल्ला, ठीक है, 1857 को यहाँ पे विद्रोह होता है और जनरल रेनाड इसके दमन करता है। तो याद रखिएगा ये 9 प्रदेशों को, विद्रोह केंद्रों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जो विद्रोही नेता जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, कुंवर सिंह और बहादुर शाह द्वितीय। अब उसके आगे हम देखेंगे नाना साहब के बारे में। तो कानपुर में विद्रोहियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और अजीमुल्ला उसका प्रमुख मुख्य सलाहकार बना। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए। तो उनका वास्तविक नाम धुंधु पंत था। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा इनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी गई। फलतः नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व शुरू कर दिया। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था और वह एक बहादुर और योग्य नेता था। आगे हम पढ़ेंगे तात्या टोपे के बारे में, ठीक है। तो तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे और इनका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था, ये भी याद रखिएगा। और इन्हें इटली का गेरिबाल्डी कहा जाता है। गेरिबाल्डी एक क्या कहते हैं, प्रसिद्ध नेता था इटली का, हाँ, लेकिन उसकी कहानी मुझे भी याद नहीं आ रही तो मैं आपको बता देता, ठीक है। अगर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इन्हें इटली का गेरिबाल्डी भी कहा जाता है। शायद ये इटली के एकीकरण में काफ़ी मुख्य भूमिका निभाए थे, ठीक है। इटली का गेरिबाल्डी भी कहा जाता है और इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को दीर्घकाल तक जारी रखा और अपनी सेना को लेकर इन्हें संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ता था और ये अंतिम समय तक अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 को शहीद हो गए थे। आगे देखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। एक साहसी महिला थी, ठीक है, यही एकमात्र महिला थी जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। तो इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और झांसी के राजा गंगाधार राव के साथ इनकी शादी होने के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई हुआ था। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्प वयस्क बालक को गोद ले लिया तथा पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन कार्य प्रारंभ कर दिया। आगे देखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया तथा 1858 में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। आगे देखिए अगला पॉइंट इसी में कि झांसी में दिवंगत राजा की विधवा रानी लक्ष्मीबाई को शासक घोषित कर दिया गया था। एक और विद्रोही महिला थी जो कि जिनका नाम है बेगम हजरत महल। तो वाजिद अली शाह के नौजवान बेटे बिरजेश कादिर को अवध की गद्दी पर बिठाया गया और उसकी मां हजरत महल उसकी ओर से शासन करने लगी। बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी और इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। आइए एक बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख ले। तो 2 फरवरी 1857 बहरामपुर में विद्रोह होता है और 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में, और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है विद्रोह होता है और 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह होता है। अगले पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ और डिटेल में दिया है, बॉक्स और डिटेल है। तो 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह होता है। बंगाल आर्मी की 11वीं व 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान एकत्रित होकर विद्रोह शुरू कर देते हैं। 12 मई 1857 को दिल्ली का विद्रोह होता है। 4 जून 1857 को लखनऊ व झांसी का विद्रोह। 5 जून 1857 को कानपुर का विद्रोह और 6 से 7 जून 1857 को इलाहाबाद का विद्रोह। इलाहाबाद के जो नेतृत्व करता थे याद रखिएगा लियाकत अली हैं। तो विद्रोह में हिस्सा न लेने वाले कौन कौन थे? तो कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सलार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, सिख दीपांकर राव सिंधिया के मंत्री थे और भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग। तो ये वो वर्ग था जिसने भाग न लिया, ठीक है। आगे देखेंगे रानी अवंतीबाई के बारे में। तो मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया और क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया और बाद में रानी वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां ने किया था। आइए विद्रोहों का दमन देख लेते हैं।
कि कैसे विद्रोह का दमन हुआ था। तो संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे और बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में विद्रोह कर रहे लड़ाकों के खिलाफ हिंदुओं को भिड़ाने के लिए 50,000 रुपये मंजूर किया गया था। आइए आगे देख लेते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि रुक जाइए, आगे चलेंगे। विद्रोह के नेताओं ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह माना और सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बहादुर शाह को बंदी बनाया गया और उस पर अभियोग चलाकर रंगून, जो कि बर्मा में है, वहाँ निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे। बहादुर शाह के 3 बेटों को पकड़कर दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग कि सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया, लेकिन बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई थी। रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी के नाम से मशहूर हुई, ठीक है, जाइए, झांसी की रानी के नाम से मशहूर हुई, वह झांसी से भाग निकली और तात्या टोपी की मदद से उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और अंत में जून 1858 में लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नाना साहब भी नेपाल चले गए। आगे देखेंगे कि तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेज़ों से 2 साल तक लड़ते रहे और एक मित्र के विश्वासघात के कारण वह अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए तथा उसे फांसी दे दी गई। आगे देखेंगे 1857 के अंत तक विद्रोह को कुचल दिया गया था। तो विद्रोह कुचलने के सबसे बड़ा कारण यही था कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की बहुत बड़ी कमी थी, जिसके कारण वो अंग्रेज़ों का साथ दे दिया करते थे और अपने ही जो सैनिक थे उनके प्रति वो विश्वासघात कर जाते थे। आगे देखिए। विद्रोह के दमन के दौरान और उसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेताओं, सैनिकों और आम जनता के खिलाफ अमानवीय व्यवहार किया और विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों ने भी निहत्थे अंग्रेज़ों और युद्धबंदियों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया था। विजयी ब्रिटिश सैनिकों ने बड़े पैमाने पर अत्याचार किए और अधिकाधिक संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शहरों को विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त कराने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बहुत बखूबी लूटा और अनुमान लगाया गया कि केवल अवध में ही लगभग 1,50,000 लोगों की हत्याएं हो गई थीं। बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाया गया तथा अमानवीय यातनाएं दी गई थीं। आगे चलिए, आगे देखेंगे विद्रोह का स्वरूप किस प्रकार था। तो सन 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है और पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के खिलाफ एकता स्थापित हुई जो सबका शत्रु था। विद्रोह के दौरान ऐसे अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता व बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया, लेकिन विद्रोह में कुछ बुनियादी कमजोरियां थीं जिनके कारण उनके सफल होने की कम उम्मीद थी। ठीक है, आगे देखेंगे। विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में था और उनमें से अनेक विद्रोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था और वे भारत की परंपरागत राज्य व्यवस्था के हिमायती थे और पुराने विचारों से चिपके हुए थे। आगे चलते हैं, आगे जानेंगे कि और कौन कौन से कारण थे जिनसे विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह के नेता यद्यपि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे, परंतु वे पुरानी व्यवस्था को ही पुनः स्थापित करना चाहते थे। यह विद्रोह आम जनता, सैनिकों, किसानों और दस्तकारों आदि के सक्रिय सहयोग से वंचित था और जनता के अपने स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे। आगे देखेंगे। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सभी विद्रोही एकजुट नहीं हो पाए थे और विद्रोही अधिकतर अपने इलाकों में ही लड़ते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में लड़ रही शक्तियों के बीच ठीक से कोई तालमेल भी नहीं था और इस कारण से कई बार स्थिति बिगड़ जाती है। जिन राजाओं और सरदारों को अंग्रेज़ों ने पदच्युत नहीं किया था, उनमें से बहुतों ने विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों का साथ दिया और विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश राजा और सरदार वे ही थे जिनके इलाकों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के प्रति सभी जगह तीव्र असंतोष भी नहीं था। उदाहरण के लिए कई वर्षों की लड़ाई के बाद पंजाब में अंग्रेज़ों ने व्यवस्थित प्रशासन कायम किया था। वही लोग उत्तर भारत के अन्य भागों की तरह असंतुष्ट नहीं थे, इसलिए विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी पंजाब में बड़े पैमाने पर कोई बगावत नहीं हुई। सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय इतिहास का एक युग जो है समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे 1857 के पर आधारित जो है कई पुस्तकें भी लिखी गई थी, तो ये याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक जो है विनायक दामोदर सावरकर,
द ग्रेट रेबिलियन इसके हैं अशोक मेहता। सिपोय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की ये किताब है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 किताबें हो गई। आगे देखिए 1857 जो एस.एन. सेन ने लिखी थी, सुरेंद्र नाथ सेन इनका पूरा नाम था, ठीक है, एस.एन. सेन, तो इनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। आगे देखिए रेवेलियन 1857 तो पी.सी. जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी इसे लिखे थे टी.आर. होम्स। और कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सैयद अहमद खां। तो ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी भी याद रख लीजिए, जिससे कि पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में आ जाते हैं क्वेश्चन, कभी भी बदल जाता है कोई भी पैटर्न, तो भाई तैयार रहिएगा पहले से ही। 18वीं सदी की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अंततः पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो जो पूरे रजवाड़े जितने पहले रहते थे उस व्यवस्था को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया, और जिन भारतीय राज्यों पर अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं हुआ था उन्हें कायम रहने दिया गया, परंतु उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई और व्यवहारिक रूप से वे ब्रिटिश राज्य के अंग बन गए थे। विद्रोह के बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया तथा ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने साम्राज्य पर सीधे शासन करना शुरू कर दिया था। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि 1857 के बाद जो है कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और अब जो सरकार चलेगी वो महारानी विक्टोरिया के शासन से चलेगी। आगे देखिए विद्रोह पर इतिहासकारों के कई मत थे, ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो इसमें 2 पक्ष रहता है, एक होता है इंडियन जो क्या कहते हैं भारतीय इतिहासकार हैं, और एक हैं विदेशी इतिहासकार। तो विदेशी इतिहासकार इस क्या कहते हैं विद्रोह का हमेशा वो बताते हैं, गलत बताते हैं, और भारतीय इतिहासकार जो हैं इसकी प्रशंसा करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। तो सर जॉन लॉरेंस वर्सीले ने कहा है कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस, यदि विद्रोहियों में कोई भी एक नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। सर जॉन सीले कहते हैं कि यदि विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, ठीक है, यहाँ भी यह होगा, यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका न कोई नेतृत्व था न कोई जन समर्थन था, ठीक है। आगे देखिए बेंजामिन डिज़राइली ने बोला है कि 1857 का विद्रोह जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आगे देखिए तो मेटकाफ व पर्सिवल जो स्पीयर थे उन्होंने कहा कि यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे कुछ और मत हैं, जैसे टी.आर. होम्स, तो यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। पी. रॉबर्टसन 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। रोज कहते हैं कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। टी. व्हीलर कहते हैं यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। रॉबर्ट्स और मिसेज कोपलैंड कहते हैं यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था। जॉन ब्रूसनार्टन कहते हैं कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। आगे देखिए भारतीय इतिहासकार वी.डी. सावरकर कहते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर एस.एन. सेन कहते हैं जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो जाता है। आगे देखिए तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जो हैं वो कहते हैं कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आगे देखिए अशोक मेहता 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बिपिन चंद्रा कहते हैं कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देश का पहला भक्तिपूर्ण प्रयास था, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पी.सी. जोशी कहते हैं कि यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन कहते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। दुर्गादास बंदोपाध्याय सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीय जनता का संगठन संग्राम था, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।